दोस्तों इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मेरा फर्स्ट यूएसए ट्रिप कैसा था और क्या क्या अड़चने आई, क्या क्या चैलेंजेस आए और कैसे वो चैलेंजेस को ओवरकम करके मैंने फर्स्ट ट्रिप सक्सेसफुली कंप्लीट किया। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा मोटिवेशन भी होने वाला है, मोटिवेशनल भी होने वाला है उन लोगों के लिए जो ना एक बार वीज़ा रिजेक्शन हो जाते हैं तो मायूस हो जाते हैं। वो समझते हैं कि सारा चीज़ ज़िंदगी ख़त्म हो गया। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। देखिए कभी कभी क्या होता है कि अभी आप यूएसए वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, यूएसए जाने के लिए किन्हीं कारण आप अप्लाई नहीं कर पाता या फिर डिले हो जाता है या फिर पोस्टपोन हो जाता है या फिर अपीयर होते हो लेकिन आपका रिजेक्शन आ जाता है। तो कुछ नहीं दोस्तों, ये सब होते रहता है, लेकिन आपको ट्राई करते रहना चाहिए 100%। अगर आप सीरियसली ट्राई करते हो और आपका इंटेंशन जेन्युइन है और आपको जाना ही है यूएस घूमने के लिए या फिर किसी से मिलने के लिए या किसी मीटिंग के लिए, आपको 100% वीज़ा मिल जाएगा। मैं B1 B2 वीज़ा की कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों बहुत पहले की बात है दोस्तों, मेरे को एक ऑप्शन मिला कि यूएसए जाने के लिए तकरीबन 2 हफ्ते के लिए दोस्तों, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। देखिए इतने सारे लोग हैं कि जो यूएसए जाने के लिए वेट करते हैं, मतलब कब अपॉर्चुनिटी मिले, लेकिन मेरे केस में मैंने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि मेरा थोड़ा पर्सनल कमिटमेंट था। तो इसीलिए मैंने वो ऑफ़र नहीं लिया। लेकिन मैंने सोचा कि चलो बाद में देखते हैं और इसके बाद होगा या नहीं, मेरे को पता नहीं था। आई डिड नॉट नो एनीथिंग, तो मैंने रिजेक्ट कर दिया। मैं गया नहीं, हो सकता है कि मेरे जगह पे कोई और चला गया। दैट्स ओके, एब्सोल्युटली फाइन। तो उसके बाद दोस्तों ये क्या 1.5 साल के बाद, नहीं 2 साल के बाद मैंने जब रिजेक्ट किया अपना यूएस का ट्रिप का, उसके 2 साल के बाद और एक अपॉर्चुनिटी आया दोस्तों। उसके बाद तब तो मेरे को जाना ही था क्योंकि इट वॉज ए रिक्वायरमेंट, ऑफिशियल रिक्वायरमेंट। उसके बाद आपकी तरह ही मैं भी यूएस से वीज़ा अप्लाई करने के प्रोसेस में जुड़ गया। देखिए प्रोसेस के मतलब इनिशियल प्रिलिमिनरी प्रोसेस, लाइक क्या बोलते हैं, बेसिक चीज़ें रेडी करने का। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए नहीं चाहिए, इतने सारे डॉक्यूमेंटेशन की मतलब मैं रेडी से नहीं था। ये नहीं कि नहीं था हर जगह रखा था, लेकिन उसको ढूंढ के लेके अरेंज करके फोटो कॉपी लेके सॉफ्ट कॉपी लेके स्कैन करके, यानी कि पूरा जमाने तक इतना मतलब हालत ख़राब हो गई। आपकी तरह मैं भी वीडियो देखता था, हालांकि मेरे को गाइडेंस मिला था, लेकिन आपकी तरह मैं यूट्यूब में भी वीडियो देखता था, गूगल में भी सर्च करता था भाई यूएस वीज़ा के लिए क्या क्या करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। और इंटरव्यू होता था, वो पहले पता चल गया मेरे को, राइट। तो इंटरव्यू में क्या क्या होता है, कैसे इंटरव्यू होता है, क्या क्वेश्चन पूछते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। मैंने भी आपकी तरह दोस्तों बहुत सारा वीडियोस देखा, इतना वीडियोस देखा कि मैं क्या कहूँ। मैं समझता है कि 2-3 वीडियो देखा, मेरे को पता लगता है कि हाँ ये बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छा नॉलेज मिला। और एक आ जाता है और एक वीडियो, तो वो देखने के बाद मुझे लगता है कि वो वीडियो अच्छा है। मतलब इतने सारे वीडियो देखा मैंने भी, आधा नॉलेज तो तभी गेन कर लिया दोस्तों। लेकिन आपकी तरह आप लकी हो, मैं बोलूँगा आप बहुत ही लकी हो। क्यों? आप मेरे से हेल्प ले सकते हो। इस चैनल पे इतने सारे वीडियोस और टिप्स मिल जाएंगे आपको, लेकिन उस वक्त इतना नहीं था, लिमिटेड वीडियोस। मॉक सेशन देखिए, अगर आप मेरे से पर्सनल हेल्प पूछते हो, थोड़ा सा मॉक सेशन ले लेता हूँ, मैं मॉक लेके बताता हूँ कि भाई कैसा है, मैं असेसमेंट देता हूँ, मैं अपना राय बताता हूँ। लेकिन उस टाइम तो कोई नहीं था मतलब हेल्प करने के लिए। मैं खुद अपने आप ट्राई कर रहा था वीडियोज़ देख के वगैरह वगैरह, और बड़ी ये करके सब करके मेरा यूएसए वीज़ा अप्रूव हो गया। फर्स्ट अटेम्प्ट में फर्स्ट वीज़ा ख़त्म। कूल ले गया था, मैं भी रेडी करके गया था, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट था कि मैं कॉन्सेप्ट समझ गया था। B1 B2 वीज़ा का कॉन्सेप्ट क्या होता है वो समझ गया था, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए, B1 B2 वीज़ा का गाइडलाइन समझ गए, तो आधा काम आपका उधर ही हो गया। तो चलिए, एक्चुअली मैं तो फर्स्ट यूएसए ट्रिप का मैं ये स्टोरी सुनाने वाला हूँ, लेकिन थोड़ा सा ये भी वीज़ा के बारे में बता दिया। तो मेरा इंटरव्यू हुआ था चेन्नई में दोस्तों। फर्स्ट डे था मेरा बायोमेट्रिक्स, उसके बाद था, उसके नेक्स्ट डे नहीं था, 2 दिन के बाद था मेरा इंटरव्यू, कंसल्टेंट इंटरव्यू चेन्नई में। फर्स्ट डे यानी कि फ्राइडे में था मेरा बायोमेट्रिक, सैटरडे संडे छुट्टी है तो नहीं करते वो, तो मंडे मेरा इंटरव्यू था। तो जैसे मेरा इंटरव्यू पास हुआ, इतना खुश हुआ कि सबको बता दिया कि मेरा इंटरव्यू पास हो गया वगैरह वगैरह वगैरह, जैसे कि आप लोग भी अभी बताते हो। तो ठीक है, तो यूएसए वीज़ा आ गया मेरा। उसके बाद यूएसए जाने की तैयारी। अब देखो, सब पहली बार जा रहा हूँ मैं यूएसए, राइट। तो मुझे भी तैयारी करना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या था कि मैं अकेले जा रहा था। सुनिए दोस्तों, कुछ लोग अकेले जाने में डरते हैं, या फिर डरते हैं नहीं बोलूँगा, वो पैनिक हो जाते हैं कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या क्या तैयारी करनी है, क्या लेके जाना है, एयरपोर्ट में क्या पूछेंगे, इमिग्रेशन में क्या क्वेश्चन पूछेंगे, क्या जवाब देना है।
भाई कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका इंटेंशन सही है, आप जेन्यूनली यूएसए जाना चाहते हो B1 B2 वीज़ा में, और जो भी है मतलब शॉर्ट टर्म 2-4 दिन रह के या फिर 1-2 हफ्ता रह के आना है, मतलब मीटिंग के लिए या फिर किसी से मिलने के लिए, कोई डरने की ज़रूरत नहीं। एक पॉइंट दूंगा मैं कि जो आपको यूएस वीज़ा इंटरव्यू में आपने क्वेश्चन पूछा था, आपने आंसर जो दिया था वो रिकॉर्ड होता है सिस्टम पे। DS-160 में आपने जो लिखा है वो भी सिस्टम पे है। तो इसलिए ध्यान रखना कि इमिग्रेशन में जब एयरपोर्ट में इंडिया से बाहर जाओगे तब क्वेश्चन करेंगे, सेम आंसर ही देना, कुछ उल्टा पुल्टा यानी कि दूसरा आंसर मत देना, मिसमैच हो जाएगा, आपको वापस भेज दिया जाएगा। उसी तरह जब यूएस में उतरोगे वहाँ पे भी सिमिलर आंसर ही देना, टोटल क्या बोलते हैं, डिफरेंट आंसर मत देना। डिफरेंट आंसर देने की जरूरत ही नहीं है, राइट। जो सच है वो सच है, बोलना ही है। तो इसलिए मैं बता देना चाहता हूँ कि थोड़ा सा ध्यान से आंसर देना। मैं इंडिया से शुरू करता हूँ। देखिए इंटरनेशनल फ्लाइट है, वो भी यूएस का है। ये थोड़ा सा है कि किसी को क्वेश्चन कर देते हैं, इमिग्रेशन में तो करते ही हैं, लेकिन हमारे बड़े क्या बोलते हैं, इमिग्रेशन से भी ज़्यादा लोग जो पढ़े लिखे जो लोग बैठे हैं एयरलाइन पे, जिनका काम नहीं है कि इमिग्रेशन के क्वेश्चन पूछे, हाँ थोड़ा ऐसे पूछ लेते हैं कि जो चेक इन में करते हैं ना, लाइन पे करते हो आप जाके, बोर्डिंग पास पेपर का लेते हो। अगर आपने सॉफ्ट कॉपी लिया है तो सॉफ्ट कॉपी दिखा के बोर्डिंग पास पेपर का लेते हो, सील मार के, या फिर बैग को चेक इन में डालते हो स्टिकर लेके, तो वो लोग भी कभी कभी पूछ लेते हैं। देखिए उनका काम नहीं है वो, लेकिन हो सकता है कि इमिग्रेशन वालों ने अथॉरिटी दिया होगा कि भाई आप भी थोड़ा सा स्क्रीनिंग कर लो, आपको डाउट लगे कि मतलब कोई बंदा का इंटेंशन सही नहीं है, हमारे पास भेज देना या फिर उधर से भेज देना वापस। तो आजकल आप यूट्यूब में इतने सारे वीडियो देख रहे हो कि यहाँ से रिपोर्ट कर दिया, वहाँ से रिपोर्ट कर दिया, यहाँ पे जाने दे दिए। दोस्तों वो सब थोड़ा सा ऐसे केस है कि जैसे उनको इमिग्रेशन वालों को लगता है कि थोड़ा सा वो इमिग्रेंट हो जाएंगे, मतलब जो लोग जा रहे हैं टूरिस्ट वीजा में, हो सकता है कि वो दे आर नॉट केपेबल, या फिर वो घूमने के लिए नहीं जा रहे हैं, जॉब करने के लिए जा रहे हैं, तो वो वापस भेज देते हैं। तो सही है, मतलब उनका भी गलती नहीं है। लेकिन जेन्यून लोग जो जा रहे हैं कभी कभी उनको भी दिक्कत हो जाती है। जैसे मैं गया था सबसे पहले, उसके पहले एक स्टेप बैक, इंटरनेशनल फ्लाइट है, वो भी यूएस का है। देखिए अगर आपका रात के 1 बजे है, 1 o'clock, या फिर चलिए 1 बजे नहीं बोलूँगा, 3 o'clock, 3 बजे है, आप कम से कम घर 3 घंटे पहले छोड़िए, 3 या 3.5 घंटे पहले। मैं वही 3 बजे के 3 घंटे पहले ही छोड़ता था। जैसे 3 o'clock मॉर्निंग 3 o'clock का फ्लाइट है, मैं 12 साढ़े 12 बजे छोड़ देता था, मैं 12 बजे छोड़ दिया। तो तकरीबन 45 मिनट्स टू 1 आवर का जर्नी है, डिपेंडिंग अपॉन द ट्रैफिक। जहाँ पे मैं डिपेंडिंग अपॉन डिस्टेंस आप ले लीजिए कि कब छोड़ना है। तो मैं 1 घंटा लेके चलता हूँ, तो 1 घंटा ट्रैवल में लगता है, मैं एयरपोर्ट में पहुँच जाऊँगा। बाकी रहा 2 घंटा, 2 घंटा में 45 मिनट्स, 1 घंटा वो लग जाएगा इमिग्रेशन में, आधा घंटा इमिग्रेशन में अप्रॉक्सीमेटली, सिक्योरिटी चेक वगैरह, आधा घंटा वो क्या बोलते हैं चेक इन लाइन में। 2 है, पहले तो चेक इन लाइन, उसके बाद इमिग्रेशन। उसके बाद मेरे पास बफर टाइम रहेगा 1 घंटा वेट करने के लिए। तो कोई बात नहीं, मैं 1 घंटा वेट कर लूँगा, आप लोग वेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लेट पहुँच गए, हो सकता है कि आपका हड़बड़ी में सब कुछ हो जाए, चेक इन हड़बड़ी में, इमिग्रेशन हड़बड़ी में, सब कुछ हड़बड़ी में होगा तो आप गड़बड़ हो जाओगे, आंसर भी गलत दोगे, इमिग्रेशन भी सही नहीं होगा। इसलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जाइए, क्योंकि फ्लाइट भी लंबा है, मतलब इट रेंजेस फ्रॉम 18 आवर्स टू 22 आवर्स। डायरेक्ट फ्लाइट लेते हो तो 16 to 18 आवर्स है, मतलब इनडायरेक्ट फ्लाइट क्या बोलते हैं लेओवर फ्लाइट लेते हो, जैसे मैंने लिया 2 फ्लाइट था, कनेक्टिंग फ्लाइट था, तो 20-22 घंटा लग जाता है। तो मैं यही कहूँगा कि 3.5 से 4 घंटे पहले आप घर छोड़िए। अगर आप 1 घंटा 1.5 घंटा पहले एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वेट कीजिए। ऐसा ही मतलब जो काम हो तो काम कीजिए, या फिर कुछ प्रोग्राम देखिए, कुछ कीजिए, मतलब वहीं पे लॉन्च पे आराम कीजिए, राइट। तो जल्दी जाना एक इम्पॉर्टेंट। सेकेंड थिंग, ये चेक इन काउंटर में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको कॉन्फिडेंटली जो सच है वही बताना है। मैं भी गया था ऑफिशियल काम के लिए, मेरे को भी पूछा कि किस लिए जा रहे हो भाई, उसमें मैं यूएस वीज़ा, देखिए मेरे पास यूएस वीज़ा है, यूएस का टिकट खरीदा है, यूएस का पासपोर्ट है मेरे पास, सॉरी पासपोर्ट है, इंडियन पासपोर्ट, यूएस का वीज़ा है, टिकट है। भाई यूएस ही जाऊँगा ना, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कुछ तो काम होगा, ऐसे थोड़ी जाऊँगा। या यूएस वीज़ा जो मिला इंटरव्यू लेके, ऐसे थोड़ी दिया होगा, राइट। फिर भी वो मतलब स्मार्ट लोग हैं, मतलब क्या बोले, बस ठीक है पूछ लेते हैं। तो मेरे को एक ही क्वेश्चन किया था, किस लिए जा रहे हो, बोला इसलिए जा रहा हूँ। उनको जवाब देने की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी मैं सोचा कि चलो यार टाइम वेस्ट नहीं करना है, मेरे को जवाब देके छोड़ते हैं।
तो बोला कि ये डॉक्यूमेंट है क्या? मैं बोला हाँ देखना है। मैं जैसे उठा के देने वाला था, बोला नो नो दैट्स ओके नो प्रॉब्लम थैंक यू बोल के वो ठप्पा मार के चेक इन वगैरह पास करके छोड़ दिए। उसके बाद वो होने के बाद उनका काम नहीं था, लेकिन पूछा दैट्स ओके आई एम एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन कुछ लोगों को वो घबरा जाते हैं, वो उनको थोड़ा दिक्कत हो जाती है। अब रहा इमिग्रेशन और सिक्योरिटी तो छोड़ो, नॉर्मल चीज़ है। इमिग्रेशन, इंडिया में इमिग्रेशन, वो भी पूछते हैं कि भाई क्यों जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो, कितने दिन रहोगे, पूछ सकते हैं। उनका काम है, वो उनका राइट है, दे आर उनका प्रोफेशनल जॉब है, उनका रिक्वायरमेंट है, तो पूछते हैं। मेरे को भी पूछा था कि कहाँ जा रहे हो, मैं बोला इस जगह जा रहा हूँ। क्यों जा रहे हो? इस काम के लिए जा रहे हो। बस ये 2 ही सवाल पूछा, ये भी नहीं पूछा कि कितने दिन रहोगे, क्या करोगे, सब नहीं। कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, बस इतना है। कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंपल, एक 10 सेकेंड में ख़त्म हो गया। वो ख़त्म करके बस वेटिंग फॉर द फ्लाइट। उसके बाद तो ज़्यादा कुछ नहीं, मतलब वेट करो, जब फ्लाइट आ जाएगा उसके बाद फ्लाइट के बोर्डिंग करो। बोर्डिंग करके मतलब आ जाएगा। इंटरनेशनल फ़्लाइट तो आपको पता है कि बहुत बड़ा होता है। जो इंटरनेशनल फ़्लाइट में ट्रैवल नहीं किया उनको बोल दूँ, देखिए डोमेस्टिक में अगर किसी ने ट्रैवल ही नहीं किया तो उनके लिए बता दो कि मतलब डोमेस्टिक फ़्लाइट में क्या होता है कि सेंटर में वॉक इन का होता है, कुछ 2 फीट का बोलो, 2 फीट का गैप होता है। उसके बाद 3 सीट इस तरफ होते हैं, 3 सीट उस तरफ होते हैं। टोटली एक रो में 6 सीट होते हैं, जैसे कि कोई बस ले लो, बस की तरह होता है, राइट। अब लंबाई में अब क्या बोलूँ, डिपेंडिंग का मतलब फ्लाइट, छोटा फ्लाइट है तो मतलब 100-200 भी लोग भी है, बड़े फ्लाइट में 500-1000 भी आते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल फ्लाइट, पहले डोमेस्टिक की बोलता था, वो यूजुअली डोमेस्टिक फ्लाइट 2 इंजन होता है, 2 इंजन होता है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल फ्लाइट। इंटरनेशनल फ्लाइट यूजुअली बोइंग होता है, बहुत बड़ा होता है दोस्तों। बता दो कि आप कैसे करो। डोमेस्टिक में बोला था कि सेंटर में गैप है जाने के लिए, यहाँ पे 3 सीट, वहाँ पे 3 सीट। इंटरनेशनल में क्या होता है कि इस तरफ 3 सीट, देखिए लेफ्ट साइड में 3 सीट, जाने आने के लिए गैप, बीच में 4 सीट जाने आने के लिए गैप, उस तरफ 3 सीट, 3 4 3 मतलब कितना हुआ, 10 सीट। एक रो में 10 सीट, वहाँ पे कितना था, 6 सीट। एक रास्ता था आने जाने के लिए। यहाँ पे इंटरनेशनल में क्या होता है कि 10 सीट लेकिन आने जाने के लिए 2। और डोमेस्टिक फ्लाइट में ज़्यादातर देखा हूँ कि जो भी मैं डोमेस्टिक फ्लाइट में गया हूँ, हर किसी के लिए टीवी नहीं होता, म्यूजिक सिस्टम होता है, टीवी नहीं होता है, एलसीडी नहीं होता है या एलईडी नहीं होता है। इंटरनेशनल में हर चेयर के साथ एक डेडिकेटेड एलसीडी या एलईडी होता है म्यूजिक सिस्टम के साथ। आप मूवी देख सकते हो, नए मूवी होते हैं वहाँ पे, या म्यूजिक सुन सकते हो या गेम भी खेल सकते हो वगैरह वगैरह, ओके। और बिजनेस क्लास तो अलग है, बिजनेस क्लास के बारे में बताऊंगा भी नहीं, डिस्कस नहीं करूँगा। मैं ट्रैवल भी नहीं किया बिजनेस क्लास में, तो डजंट मेक सेंस। और फिर भी कहूँगा कि बिजनेस क्लास भी थोड़ा सा अलग होता है, हाई क्लास होता है। डोमेस्टिक में और इंटरनेशनल में कितना फ़र्क होगा मेरे को पता नहीं, लेकिन ओवरऑल सिमिलर होता है। तो दोस्तों अभी खाने पीने का बात कर लेते हैं। देखिए डोमेस्टिक में किसी फ्लाइट में खाना फ्री देता है, मतलब फ्री नहीं कहूँगा, टिकट में इंक्लूड होता है। अगर आपने ऑप्ट किया है तो किसी फ्लाइट में आप नहीं करते तो पैसे देके खाना पड़ता है, जो भी है। लेकिन इंटरनेशनल दोस्तों, इंटरनेशनल में ज़्यादातर फ्लाइट में क्या कि टिकट में ही इंक्लूड होता है आपका खाना, अनलिमिटेड। अगर किसी कारण किसी फ्लाइट में इंक्लूड नहीं है तो आपको पैसा देके लेना पड़ेगा। अदरवाइज़ जितना भी मैं इंटरनेशनल फ्लाइट किया हूँ, कोई भी कंट्री गया हूँ, टिकट में ही इंक्लूडेड है। और खाना अनलिमिटेड है, 3-4 बार देते रहते हैं वो खाने के लिए। मैं तो इतना क्या बोलूँ, मैं लंबा सफ़र कभी नहीं किया फ्लाइट में इतना लंबा। मैं तो थक गया था, नींद नहीं आ रहा था, मेरे को बुखार चढ़ गया था। लोग तो खाए जा रहे मतलब अच्छा एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन मेरे का खाने का मन नहीं था, मेरे को तो सोना था। और ये है। दूसरी बात, सॉफ्ट ड्रिंक अनलिमिटेड है। और तीसरी बात, ड्रिंक्स जो भी है, मतलब क्या बोलूँ, मैं तो ड्रिंक्स नहीं लेता, जो भी लेते हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन है। ड्रिंक्स भी अनलिमिटेड है। अब अनलिमिटेड यानी कि कितना अनलिमिटेड मेरे को पता नहीं है, क्योंकि मैं यूज़ नहीं करता, लेकिन अनलिमिटेड है उतना जानता हूँ मैं। तो एक उनका भी एक लिमिट होगा। अनलिमिटेड फ्री यानी कि यह नहीं कि मतलब 1 गिलास की जगह 10 गिलास 100 गिलास पिला, ऐसा नहीं है। उनका थोड़ा लिमिट है, वो इसके हिसाब से जाते हैं। मोटा मोटी ये ओवरऑल बोलता हूँ कि अनलिमिटेड है, फ्री है। और खाना कैसा है, क्वालिटी रियली गुड। मेरे को डोमेस्टिक में भी खाना अच्छा लगा और इंटरनेशनल में भी मेरे को खाना अच्छा लगा। इट्स प्रीटी गुड, कोई कंप्लेंट नहीं। सर्विस कैसे लगा, डोमेस्टिक में भी सर्विस अच्छा लगा, इंटरनेशनल में भी सर्विस अच्छा लगा, एक्सेलेंट, देयर इज नो इश्यू एट ऑल। और क्लाइमेट कैसे मैनेज किया, क्लाइमेट भी अच्छा मैनेज किया था, यानी कि टेम्परेचर वगैरह वहाँ पे जो भी ऐसी है वो भी कोई दिक्कत नहीं है। टॉयलेटरीज वो भी अच्छा है।
और क्या कहूँ, अभी क्या छूट गया। अगर कोई टॉपिक मैंने कवर नहीं किया ट्रैवल के बारे में, मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं उसका आंसर करने की कोशिश करूँगा या फिर अलग से वीडियो बनाऊँगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा जहाँ आगे बढ़ने के पहले कह दूँ कि मैं यूएसए से कनाडा भी गया था, लेकिन एक मैं टेम्परेचर की बात किया, राइट। यूएसए से कनाडा जाते वक्त यूएस में नॉर्मल टेम्परेचर था, कनाडा में फ्रीजिंग कोल्ड था। तो मेरे को फ्लाइट के अंदर ही इतना कोल्ड मेरे को महसूस हुआ, मैं क्या बोलूँ। तो ठीक है, वो बाद में डिस्कस करेंगे, हो सकता है कि इसी वीडियो में या फिर अगले वीडियो में। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अच्छे से मैनेज किया फ्लाइट, आप एंजॉय करोगे। आप आप सो सकते हो फ्लाइट में, तो सो के उठ के आप एंजॉय कर सकते हो। मेरे को तो नींद नहीं आया, यहाँ तक कि मेरे को हेडेक आ गया था। तो मैं यूजुअली अपना मेडिसिन कैरी करता हूँ हेडेक के लिए सब, लेकिन वहाँ पे अंदर नहीं छोड़ते, बाहर फेंक दिया था मैंने, क्योंकि दे आर नॉट अलाउइंग। आपको कोई भी मेडिसिन लेना है तो एयरपोर्ट के अंदर ही लेना पड़ेगा, तो मैंने लिया नहीं। तो रियली मेरे को हेडेक आया था, तो वहाँ पे मैंने पूछा कि भाई हेडेक का कोई टैबलेट वगैरह है, तो उन्होंने अपना दिया, तो मैंने टैबलेट लिया था। उसके बाद पता नहीं सोया भी था शायद। ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था, लेकिन मेरे को नींद का प्रॉब्लम है, मैं ट्रैवल में सो नहीं सकता, वो थोड़ा दिक्कत था। अदरवाइज फूड, ट्रैवल, एंटरटेनमेंट अच्छा था। ओके, ड्रिंक्स में नहीं करता, लेकिन जो भी ड्रिंक्स लेते हैं उनके लिए एक एडवांटेज है, मतलब एडवांटेज नहीं बोलूँगा, फैसिलिटी है। तो दोस्तों अब खाने के बाद बात करते हैं लैंडिंग का। दोस्तों जहाँ पे मैं यूएस में लैंड हुआ था, लॉस एंजेलिस एयरपोर्ट में लैंड हुआ था दोस्तों, उसके पहले कुछ चीज़ें आपको ड्यान देनी चाहिए जब इंडिया से निकलते हैं। दोस्तों देखिए, मेडिसिन तो आप नहीं ले जा सकते क्योंकि अलाउ नहीं करते, लेकिन अगर आप शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जा रहे हैं, तो मतलब 1 हफ्ते के लिए जा रहे हैं, तो होटल में भी खा सकते हैं, आपको मिल जाएगा ढूंढने से इंडियन फूड, अदरवाइज कॉन्टिनेंटल फूड। या फिर 1 हफ्ते 10 दिन या 2 हफ्ते के लिए, उससे भी ज़्यादा टाइम के लिए जा रहे हैं, तो मैं वही एडवाइस करूँगा कि आप रेडी टू कुक फूड लेके जाइए। जैसे ज़्यादातर ब्रांड्स का मिलता है, आपको हेल्प हो जाएगा। अगर आप कुकिंग जानते हैं तो थोड़ा सा फूड ग्रेन्स लेके जाइए, जैसे कि चावल, दाल या फिर थोड़ा सा स्पाइसेस लेना सही नहीं रहेगा, चेकिंग होता है एक्चुअली, टाइम वेस्ट होता है सभी का। स्पाइसेस मत लेना, स्पाइसेस वहाँ पे मिल जाएगा इंडियन स्टोर्स में, या फिर एटलीस्ट फूड ग्रेन्स लेके जाए, चावल, दाल, वहाँ पे आप पका के भी खा सकते हैं, किचन होता है हर होटल में। ओके, तीसरी बात, आप कैश लेके जाएं या नहीं, कितना कैश रखें, कितने डॉलर्स रखें। देखिए दोस्तों, मैंने तो यहाँ से लिया नहीं था, ज़रूरी नहीं है। जैसे मैं यूएस एयरपोर्ट में उतरा, वहाँ से एटीएम से मैं निकाला जितना भी चाहिए, जैसे कि $200-300 जो भी है, मैंने तकरीबन 300 या 400 डॉलर्स निकाला था मैंने खर्चे के लिए। वो क्या बोले, डॉलर्स में आता है, मतलब 10, 20, $50, $100, छोटे डॉलर्स में नहीं आता। छोटे डॉलर्स जब आप परचेसिंग के लिए जाते हैं कहीं पे भी, आप वहाँ से ले ले सकते, जैसे कि वहाँ से आप जब आप परचेसिंग के लिए जाते हैं वहाँ पे आप छुट्टा कर सकते हैं। जैसे कि टेस्को, वहाँ पे सुपरमार्केट है, या फिर किसी भी चीज़ में आप मोबाइल सिम कार्ड लेने के जा रहे हो या कुछ खाने के लिए जा रहे हो, वहाँ पे चेंज ले सकते हैं, राइट। तो वो हो गया। और कपड़े एनफ लेके जाइए, जहाँ पे लेकिन आप 1 हफ्ते के लिए जा रहे हैं, 2 हफ्ते के लिए जाइए, कैलकुलेट कीजिए कि कितना जोड़ी आपको, कितना पेयर कपड़े चाहिए, उसी हिसाब से लेके जाइए। और देखिए, क्योंकि वहाँ पे तो आप कहाँ ढूंढेंगे कपड़े खरीदने के लिए, मुश्किल हो जाएगा। और लॉन्ड्री वहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है, तो ध्यान से देखना कि आप लॉन्ड्री फैसिलिटी है या नहीं, और कॉइन सिस्टम है या नहीं, या चीपेस्ट मोड ऑफ लॉन्ड्री ले लीजिए। या फिर कोई होटल क्या करता है कि कॉम्प्लीमेंट्री की तरह देते हैं कि वहाँ पे आपको कॉम्प्लीमेंट्री लॉन्ड्री दिया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट वो आपकी लॉन्ड्री कर देंगे, ठीक है, यानी कि कपड़ा वॉश कर देंगे। और दोस्तों किसी होटल में कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट भी दिया जाता है, तो हो सकता है कि आपका होटल कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट दे। और दोस्तों होटल रेंट दोस्तों $50 से लेकर $200 तक आता है, आप डिपेंडिंग अपॉन किस स्टार का होटल है, कहाँ पे है। तो हो गया दोस्तों, ज़्यादातर लाइक घूमने के लिए लोकल के लिए टैक्सी भी ले सकते हैं, टैक्सी बहुत एक्सपेंसिव है, या फिर हमें बस ले सकते हैं, रीजनेबल कॉस्ट है। या फिर लाइक आप वहाँ पे ट्यूब या फिर ट्रेन भी ले सकते हैं, जहाँ पे यूजुअली कार्ड में पेमेंट लिया जा सकता है, लेते हैं क्रेडिट कार्ड में, या फिर वहाँ का लोकल ट्रैवल कार्ड बनाना पड़ता है, जो कि क्रेडिट कार्ड से ही पेमेंट कर सकते हैं। किसी जगह पे कैश पेमेंट लेते हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा कैश रखना भी जरूरी है। अब आते हैं लैंडिंग का। जैसे लैंडिंग होने का, उसके पहले लैंडिंग शीट दिया जाता है, जैसे कि वहाँ पे लिखना पड़ेगा कि कितने दिन के लिए आप यहाँ पे आ रहे हैं और क्या करेंगे, मतलब ये सब नहीं, आपका नाम, एड्रेस, पासपोर्ट नंबर, किस चीज़ के लिए, कितने दिन के लिए, उतना छोटा सा लैंडिंग स्लिप होता है, वो लिख के इमिग्रेशन में देना पड़ता है, राइट।
तो वो दिया था, हमने कर दिया। उसके बाद उतरा, लॉस एंजलिस एयरपोर्ट में उतरा। इतना बड़ा एयरपोर्ट है वो, इतना बड़ा एयरपोर्ट है, पूरा भीड़ है वहाँ पे, ज़्यादा भीड़ है। तो इमिग्रेशन लाइन बहुत सारे थे, बहुत सारे, इतना बड़ा था कि इतना वहाँ पे क्राउड है, मैं क्या बताऊँ, फ़ोटो ले नहीं पाया मैं, लेकिन बहुत क्राउड है। मैं सबसे पहले कहीं पे भी इंटरनेशनल फ़्लाइट हो या नेशनल फ़्लाइट हो, जैसे ही मैं उतरता हूँ मैं थोड़ा फ्रेश अप हो जाता हूँ, क्योंकि टायर्डनेस होता है, उसके बाद ही जाता हूँ, क्योंकि लोग तो भागते हैं बाहर निकलने के लिए। मैं 5-10 मिनट लेता हूँ वहाँ पे फ्रेश अप होके, उसके बाद जाता हूँ। तो जैसे गया, उतरा मैं, एज यूजुअल फ्रेश अप किया, उसके बाद लाइक इमिग्रेशन के लिए गया। इमिग्रेशन देखा तो इतना बड़ा हॉल, इतने सारे काउंटर्स, क्या कहूँ। उसके पहले आपको ऑटोमेटेड इमिग्रेशन करना पड़ता है। ऑटोमेटेड इमिग्रेशन कहूँ या पता नहीं क्या, ऑटोमेटेड था कुछ मशीन में। हमको पासपोर्ट डाल के इमिग्रेशन, ये क्या बोलते हैं, स्कैन करना पड़ता है, वो फ़ोटो लेगा अपना, और एक स्लिप आता है वहाँ पे प्रिंट होकर कि वीज़ा डिटेल सब कुछ आ जाता है वहाँ पे, पासपोर्ट डिटेल, वीज़ा डिटेल मशीन में डालना पड़ता है। अगर आपको पता नहीं कि कैसे करना है, वहाँ पे हेल्पर्स होते हैं असिस्ट करने के लिए, वो हेल्प कर देंगे। वो लेके, पासपोर्ट लेके आपको इमिग्रेशन लाइन में खड़ना है। अब देखिए, दो चीज़ें, एक तो लोकलाइट्स अमेरिकन है जो वापस आ रहे हैं यूएस में, उनका एक अलग लाइन होता है, और जो यूएस को बाहर से आ रहे हैं, जैसे हम जैसे जा रहे हैं, उनके लिए अलग लाइन होता है, बहुत सारे लाइन्स। और आधे लोग तो इंडियंस ही थे, मतलब वहाँ के जो लोकल हेल्पर्स होते हैं, जैसे इमिग्रेशन में ऑफिसर्स तो अमेरिकन हैं, हो सकता है कि कुछ ऑफिसर्स नॉन अमेरिकन भी है, लेकिन ज़्यादातर ग्राउंड स्टाफ जो थे वो इंडियंस और अदर कंट्रीज़ के थे। तो ज़्यादातर लोग हिंदी में बात कर रहे थे। तो इतना लंबा क्यू, और मेरे को और एक फ़्लाइट पकड़ना था, लोकल फ़्लाइट, डोमेस्टिक फ़्लाइट, किसी और जगह पे जाने के लिए। तो 1 घंटे का कैब था, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता भाई किसी से कि मेरे को फ़्लाइट मिस हो रहा है, क्या मैं थोड़ा जल्दी जा सकता हूँ, भेज सकते हैं? वो बोले नो सर, सबके लिए सेम प्रोसेस है, आपको एक क्यू में खड़ना पड़ेगा। मैं क्या करूँ, खड़ गया। तो बहुत टाइम के बाद मेरा क्यू आया। अब देखिए, जैसे भी ये इंटरव्यू की तरह है, जैसे कंसुलेट इंटरव्यू जाते हैं, ऐसा ही है। बहुत सारे काउंटर्स है, जो कोई काउंटर ओपन यानी कि एम्प्टी होगा, उस काउंटर में भेज देते हैं, आपको जाना पड़ता है। मैं गया, ऑफिसर ने पूछा कि कितने दिन के लिए, कुछ नहीं पूछा मेरे को, सिंपल इंटरव्यू था। इंटरव्यू नहीं बोलेगा, सिंपल क्वेश्चन था, हाउ मेनी डेज। मैं बोला कि 2 वीक्स बोलते ही वो स्टैंप लगा के भेज दिया। हालांकि वो लीगल स्टैंप होता है कि 6 मंथ। उन्होंने पूछा कितना, मैंने बोला 2 वीक्स, स्टैंप लगा 6 मंथ। अगर मैं चाहूँ तो 6 मंथ भी रह सकता हूँ, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, देयर इज़ नो इश्यू। लेकिन जब वापस आऊँगा एयरपोर्ट में इंडिया आने के लिए, वो पूछ सकते हैं कि आपने बोला था 2 वीक्स, क्योंकि सिस्टम में रिकॉर्ड करते हैं, आप इतना दिन 2 वीक से ज़्यादा क्यों रहे। या फिर हो सकता है कि वहाँ पे भी छोड़ दे, कोई प्रॉब्लम नहीं, इंडिया वापस आ जाऊँगा, लेकिन फिर से मैं जब यूएस जाने की कोशिश करूँगा, कोई भी हो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वो पूछ सकते हैं कि लास्ट टाइम आप गए थे एग्जांपल 1 महीने के लिए, लेकिन आपने कहा था 2 वीक्स, क्यों। तो ये सब झंझट है, इसलिए मैं वही बोलता हूँ कि जो सच है वही बताइए। अगर इंटरव्यू में 2 वीक्स बोला था तो जाना ही 2 वीक्स में भी, और सेकेंड या थर्ड ट्रिप पे एग्जाम्पल आप 3 हफ्ते के लिए जाने का प्लान है, इमिग्रेशन पूछेंगे कितना हफ्ता, आप बोलेंगे 3 हफ्ता। अगर आप बाई चांस 1 महीना रह के आ गए तो दिक्कत होगा। जो बोलेंगे वही करना, प्लीज़ अडहियर टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ D1 वीज़ा, राइट। तो हो गया, तो मैं निकला वहाँ से, इमिग्रेशन खत्म हो गया। उसके बाद सिक्योरिटी चेक भी इतना टाइट, मैं तो हड़बड़ी में, तो मेरे को तो डर लगे कहाँ का वो फ्लाइट मिस हो जाएगा, इतना सिक्योरिटी चेक, क्या बोलो। सिक्योरिटी चेक क्लियर करके मैं आया। वो अब मेरे को गेट ढूंढना है कि डोमेस्टिक फ़्लाइट, वो जो मैं ढूंढ रहा था किसी और सिटी में जाने के लिए, जैसे यानी कि बॉम्बे से दिल्ली, दिल्ली से कलकत्ता, ऐसे मेरे को मिल ही नहीं रहा है। किसी को पूछ रहा हूँ, बोले कि यू कैन गो दैट साइड, वहाँ पे है। मैं जा रहा हूँ तो वो नहीं है, कोई बोल रहा कि यहाँ पे, मतलब बड़ी मुश्किल से मिला, जस्ट इन टाइम। देखिए, वो मिस हो गया तो बड़ी बात नहीं है, मैं दूसरा भी ले भी सकता हूँ, आई मीन थोड़ा सा कैंसिलेशन चार्ज रहेगा, लेकिन दिक्कत है, डिले हो जाएगा। तो लकीली ऑन टाइम था, जैसे मैं पहुंचा उसके बाद 5 या 10 मिनट के बाद वो टेक ऑफ हो गया, राइट। तो ये था, मैं जब तक पहुंचा उसके बाद होटल पहुंचा मैं, होटल भी एकदम बिंदास था, होटल में सब सुविधा थी। उसके बाद उस दिन तो मैं पूरा रेस्ट लिया। उसके बाद नेक्स्ट डे से जो भी एक्टिविटीज़ थे वो करे, जो भी ऑफिस का एक्टिविटीज़ था, बिजनेस का एक्टिविटीज़ था, ओके। लेकिन हमारे होटल में जहाँ पे मैं ठहरा था, $120 पर डे था, यानी कि 10-11 हज़ार रुपये तब का। ब्रेकफास्ट नहीं दे रहे थे, लॉन्ड्री भी नहीं था, वो भी लॉन्ड्री अभी
क्या था मेरे को याद नहीं आ रहा, शायद कॉमन लॉन्ड्री था जहाँ पे कॉइन डाल के करे, तो वो था शायद। और किचन था, तो मैं थोड़ा रेडी टू ईट वगैरह तो लेके गया था। आई वॉज एबल टू मैनेज कि खाने के पीने का मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री क्या दिया, कॉम्प्लीमेंट्री ये दिया कि होटल ने पिकअप एंड ड्रॉप, जहाँ पे मैं जाना चाहता हूँ, जहाँ पे भी मेरा बिजनेस मीटिंग है वगैरह, पिकअप एंड ड्रॉप वहाँ पे अच्छा था। वो एक मेरे को बहुत अच्छा लगा। लेकिन अब पानी की बात कर रहा हूँ, जैसे वहाँ पे लोकल पानी था 1 लीटर वहाँ पे रखा था। वो रखते हैं बाई डिफ़ॉल्ट, अगर आपने यूज़ नहीं किया तो कुछ नहीं, अगर यूज़ किया तो आपको चार्ज करना पड़ेगा, आई मीन चार्ज करेंगे। 1 लीटर का पानी था, कितना, $6। $6 में तुरंत कैलकुलेट करने लगा, 48, ₹500 एक पानी। पहले दिन तो मैं पी गया, पहला दूसरा दिन भी पी गया। उसके बाद सोचा कि भाई इज़ इट रिक्वायर्ड, तो मैं जहाँ पे गया था मीटिंग्स के लिए वगैरह, वहाँ से भी मैं पानी भर के लाता था। बाद में मेरे कोलिग्स में मेरे दोस्तों ने कहा कि भाई वो टेस्को से, या मैं टेस्को नहीं, वॉलमार्ट से या फिर किसी सुपरमार्केट से ले लो। तो मैंने बोला कि चलो वहाँ से भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे को पेशेंस नहीं था वहाँ जाने का। गया भी, लेकिन लिया भी था, मेरे को याद नहीं है, 1-2 बार लिया भी था। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ₹500 1 लीटर वाटर, कितना, वो पता नहीं किस चीज़ का वाटर है, पानी है। ये 2 दिन पिया भी मैं, कोई चारा नहीं था। उसके बाद ऑफिस से भी लेके आया था जहाँ पे गया, उसके बाद सुपरमार्केट से भी खरीदा वगैरह वगैरह, शॉपिंग भी किया, मतलब घूमा भी, ठीक है। बीच में हम लोग 2 जगह गए थे, एक बिरयानी खाने के लिए पंजाबी होटल में, ज़बरदस्त था। अब कितना रेट था वगैरह मेरे को याद नहीं है। और एक जगह गए थे, वहाँ पे क्या करता था लंच के लिए में, हम जाते थे बर्गर खाते थे, ज़बरदस्त है बर्गर, $5 या $6 से, $5.5 या $6 से, इतना बड़ा बर्गर में कि मेरे को सफिशिएंट है चिकन बर्गर। उसके बाद वहाँ पे आपको पेप्सी कोक भी ले सकते हैं, किसी भी वैरायटी का, वेनिला, चॉकलेट, किसी भी फ्लेवर का ले सकते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स। वहाँ पे स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है। तो मैं एक बार बोला कि भाई मीडियम दे दो, मेरे को क्या पता $2 था, ₹200 या $160। $2 में मीडियम लिया भाई, इतना बड़ा 1 लीटर, वो मीडियम बोलते हैं। मैं पी भी नहीं पाया, मैं क्या करूँ, आधा पिया आधा छोड़ दिया। एक वो मशीन से दबाना है, मशीन से दबाया, रोक भी नहीं सकता, एक बार बटन दबाओ तो पूरा आ जाता है। आप सोच लो लार्ज कितना बड़ा होगा पेप्सी, इतना बड़ा 2 लीटर, ठीक है। स्मॉल थोड़ा सा आधा लीटर के करीब था। तो नेक्स्ट डे से बर्गर लेता था और एक स्मॉल पेप्सी या कोक लेता था, स्मॉल लेता था, स्मॉल भी आधा लीटर। तो ये कहानी था, वो किया। और एक बार क्या हुआ कि हम वहाँ पे नहीं गए रेगुलर जगह पे, हम गए एक रेस्टोरेंट पे, जहाँ पे हमने क्या ऑर्डर किया, बहुत बड़ा रेस्टोरेंट था, बड़े चला चाहे हर सो हवा रही दी था वगैरह वगैरह बोल के। तो क्या ले, मेरे को तो पता नहीं था, क्या समझ में नहीं आ रहा था क्या लिखा है, मतलब आइटम्स। तो 2 रैप लिया, रैप माने रोल की तरह। वो रैप भी मतलब इतना था, हमने पता नहीं क्या 2 रैप बोल दिया। और वो बोले कि सर सलाद क्या चाहिए, मेरे को रैप उतना ही काफ़ी है। मतलब इनडायरेक्टली कहो कि फोर्स करने लगे। अब फोर्स बोले कि हमने वो प्रेजेंटेशन उनका ऐसा है, ऐसा फ्लावर सलाद, दिस सलाद, दैट सलाद, अच्छा है, ऐसा है। अब हमको क्या पता, 2 सलाद भी मंगा लिए। अगर पहले पता था तो सलाद मंगाते नहीं, या फिर एक मंगाते। तो थोड़ी देर बाद आया रैप, यानी कि क्या बोलते हैं वो, वहाँ का, ये हमारे हिसाब से रोल, इतना बड़ा, बाप रे इतना बड़ा, कैसे खाएं उसको। उसके बाद और एक प्लेट आया सलाद के नाम पे क्या आपने सुना होगा, फूल गोभी, और एक ग्रीन में आता है छोटा वाला, मेरे को याद नहीं आ रहा नाम क्या बोलते हैं इंग्लिश में हिंदी में। वो इतना बड़ा, ऐसे लग रहा था प्लांट ही निकाल के लेके आ गए ऐसे ही। उसके साथ और कुछ मतलब इतना हरी, क्या बोलते, कच्चा, सब कुछ कच्चा, इतने लेके आ गए। अरे मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। मेरे दोस्त के साथ भी उतना ही। तो थोड़ा सा रैप खाया मैं, आधा खाया मैं वो रोल, और थोड़ा सा वो साइड का जो भी था वो लेके आए थे गोभी की तरह, वो भी सलाद बोलते, थोड़ा सा खाया। अब मैं क्या बोलूँ, पहली बार इतना थोड़ा सा खाना वेस्ट हुआ। यूजुअली मैं खाना वेस्ट नहीं करता, अब क्या करें, पता नहीं था, पता होता तो आधा एक लेके हाफ कर लेते, उतना बड़ा रेस्टोरेंट। तो रैप हाफ या 60% खाया मैं। उसके बाद जो सलाद बोलते थे थोड़ा सा खाया। उसके बाद ऑब्वियसली जूस मंगाए, पेप्सी वगैरह वो नॉर्मल मंगाए, पिए, वो सब हो गया। अब कितना रेट था वगैरह मेरे को याद नहीं है। और एक चीज़ गौर करने की ज़रूरत है, कहाँ भी जाओ यूएस में, कुछ भी खाओ, किसी भी रेस्टोरेंट में, टिप्स मैंडेटरी है। मैंडेटरी यानी कि लीगल नहीं है कि आपको देना ही है।
100% लोग देते ही हैं। अगर आप टिप्स नहीं देते तो वो आपको देखेंगे, सोचेंगे कि कहाँ से आया, आई डोंट नो, मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, मतलब कहाँ से आया नहीं, मतलब वो सोचेंगे कि मतलब कुछ ना कुछ दिमाग में आएगा। तो 15% बिल अमाउंट इज टिप्स तो देना पड़ता, दिए, वो था। तीसरी बात, एक बार हम लंच के लिए गए, डिनर के लिए गए, लंच नहीं, नॉर्मल इंडियन फूड, रोटी चावल दाल, वो वहाँ पे 2 लिए, ठीक ठाक था। अभी बहुत दिन के बाद इंडियन फूड खा रहे थे। वो कितना था मेरे को याद नहीं आ रहा, कितने डॉलर्स थे पता नहीं, तकरीबन हमने $70 to $80 दिए थे 2 मील्स के लिए। समझ लो कि अच्छे तरह, मतलब पता नहीं, तकरीबन 3,500 रुपया एक प्लेट पड़ा था। याद रख लो कितना डॉलर्स दिया था, आप कन्वर्ट कर लो, 3 से 3,500 रुपया ये खाना लगा था। 7,000 रुपया दिया था हमने इंडियन करेंसी में तो डिनर के लिए। अब वो कन्वर्ट नहीं करना चाहिए, मैं ऐसे बता रहा हूँ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि किसी भी कंट्री में आप जाते हो तो वहाँ का लोकल करेंसी का वैल्यू होता है, उसी वैल्यू से लेना पड़ता है, आपको कन्वर्ट नहीं करना चाहिए, मैं ऐसे बता रहा हूँ। तो था, और उसके बाद तो मेरा जाना हुआ कनाडा। उसके बाद कनाडा का स्टोरी अलग है। बस ये था मेरा फर्स्ट जर्नी टू यूएस, फर्स्ट टाइम यूएस जर्नी। तो अगर आपको इसी तरह दूसरे कंट्री का भी मेरा जर्नी पता रहना है या फिर जानना है मेरे ज़रिए स्टोरी टाइप में, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे तो मैं आपसे शेयर करूंगा दूसरे कंट्री का। देखिए कौन सा कंट्री, बहुत सारे कंट्री घुमाऊँ, मैं मेजर कंट्री बता देता हूँ। यूएस का तो मैं बता दिया, और यूएस के बारे में क्या क्या जानना चाहता है वो भी बताइए, मैं वो भी शेयर करने की कोशिश करूँगा कि जैसे इंडियन फूड कहाँ मिलता है, इंडियन ग्रॉसरीज कहाँ मिलता है, वगैरह वगैरह। और कनाडा के बारे में जानना चाहते हैं बताइए, ज़्यादा कमेंट्स आएगा तो कनाडा का मैं जर्नी शेयर करूँगा। लंदन के बारे में जानना चाहते हैं, उसके बारे में ज़्यादा कमेंट आएगा तो उसके बारे में बताऊँगा। लंदन में क्या क्या है, कैसा कैसा है, क्या देख सकते हैं, इंडियन फूड कहाँ मिलेगा, इंडियन ग्रोसरीज कहाँ मिलेगा, और लंदन से घूमने के लिए कहाँ कहाँ जा सकते हैं, वगैरह वगैरह, शॉपिंग क्या कर सकते हैं वो बताऊँगा। और क्या बोलो, हांगकांग के बारे में जानना चाहते हैं, बोलिए हांगकांग में क्या इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए वो नंबर 1 माना जाता है, और वहाँ पे घूमने के लिए अच्छी चीज़ है, उसके बारे में जानना चाहते हो बताइए। तो आपको जो चाहिए मैं वही बताऊँगा, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। तो दोस्तों इतना ही दोस्तों आज की वीडियो में। मेरा यूएस फर्स्ट जर्नी, फर्स्ट टाइम यूएस ट्रैवल। अगर ये मेरा स्टोरी कहानी अच्छा लगा, थोड़ा सा मोटिवेशन मिला आपको, थोड़ा सा मतलब एंजॉय करने के लिए मिला, तो लाइक कीजिए, और जो कोई इस स्टोरी में इंटरेस्टेड है उनसे शेयर कीजिए। और इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यूएस वीज़ा रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, टिप्स और गाइडलाइंस क्या क्या है उसके बारे में, और B1 B2 वीज़ा का इंटरव्यू टिप्स भी मैं शेयर करते रहता हूं, और यूएस एम्बेसी का अपडेट भी शेयर करते रहता हूं। और दोस्तों मैं बहुत दिनों से प्लान कर रहा हूं कि अगली बार जब मैं यूएस जाऊंगा तो पर्सनली जाऊंगा, मतलब कुछ दिनों के लिए जाऊंगा, 1 या 2 हफ्ते के लिए, तब मैं ज़्यादा से ज़्यादा जगह घूमूंगा दोस्तों, क्योंकि पिछली बार जब गए थे ज़्यादा घूमे नहीं। इस बार जब जाऊंगा तो डेडिकेटेडली पर्सनल ट्रिप में जाऊंगा और हर जगह घूमूंगा, और मेरा प्लान है कि हर जगह जब घूमते वक्त पूरा रिकॉर्ड करके लाइव बताऊंगा आपको कि हर जगह मैं ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन करूंगा, हर चीज़ का एक्सप्लेन करूंगा। जैसे कि ऐसा मैं ट्राई करूंगा कि आप मेरे साथ यूएस घूमें, राइट। मैं यूएस जाऊंगा लेकिन आप मेरे साथ घूमोगे। आप मेरे को बताएं कि कौन कौन चाहता है, कि कितने लोग चाहते हैं कि मैं यूएस जाऊं और वहाँ पे ट्रैवल लॉग बनाऊं, आपसे शेयर करूं। कमेंट सेक्शन में बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स आएंगे तो मैं ट्राई करूंगा जल्द से जल्द यूएस जाने की। और सेकेंड क्वेश्चन ये भी बताया कि आप लोग कब चाहते हैं कि मैं यूएस जाऊँ, ट्रैवल करूँ और आपको यूएस के बारे में बताऊँ डायरेक्टली फ्रॉम यूएस, लाइव फ्रॉम यूएस। ये साल तो छोड़ दीजिए, 2023 ख़त्म हो गया। अब ये बताइए कि 2024 में जाना चाहिए मेरे को या 2025 में जाना चाहिए। 2026 तो बहुत दूर है, तो लेट्स कीप ओनली 2 years। क्या मुझे यूएस 2024 में जाना चाहिए, 2025 में जाना चाहिए? आप लोग बताइए। जिसमें ज़्यादा कमेंट्स आएंगे तो उसमें मैं प्लान करने की कोशिश करूँगा, और वो जर्नी एकदम ज़बरदस्त होगा, क्योंकि मैं आपके साथ घूमूंगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।